नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित जैन एक बार फिर आप लोगों के बीच में मौजूद हूं और इस बार मैं आप लोगों के साथ हूं एलएलबी 6 सेमेस्टर में आने वाली केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए। और अब हमने अपनी लास्ट केस स्टडी डिस्कस की थी HAL मैनेजिंग डायरेक्टर वर्सेस अजीत, जिसमें उनके कंपनी में वो काम करते थे। यदि किसी को ये देखना हो तो इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी दूसरी केस स्टडी के बारे में, जो कि है मिस्टर MP श्रीवास्तव एंड मिसेस वीना श्रीवास्तव के बीच में। ये केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और इस केस स्टडी को हम बहुत आसान तरीक़ों से समझेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, शब्दों को सुनिएगा। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को याद करिएगा, आपको सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट याद आता जाएगा। मैं बहुत सरल और आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की गई है दोस्तों। पहला फैक्ट है सेक्शन 47। सेक्शन 47 पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करता है, और दूसरा रूल 2 ऑफ ऑर्डर 21। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑर्डर 21 जो है वो CPC मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सबसे लंबा ऑर्डर है। इसमें टोटल 106 रूल हैं, और CPC के अंतर्गत ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें इतने सारे रूल्स हों। तो रूल 2 ऑफ ऑर्डर 21 और सेक्शन 47 हम समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 47 मैंने बताया कि ये पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करता है। पावर ऑफ कोर्ट क्या होते हैं, और स्पेशली जब भी हम डिक्री के निष्पादन की बात करते हैं, डिक्री के निष्पादन, डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें यदि कोई क्वेश्चन रेज होता है तो उसे कौन सा न्यायालय, कौन सा कोर्ट उसमें अपना डिसीजन सुनाएगा, ये सेक्शन 47 बोलता है। और रूल 2 ऑफ सेक्शन 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी को आदेश हुआ, कोर्ट ने डिक्री दिया कि भाई आप उसका जो उधार आपने लिया था आप उसको वापस करें। अब जब भी पहली पार्टी दूसरी पार्टी के पास जाती है कि यार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, पैसा दो, वो बोलता है हाँ हम देंगे, आजकल परसों में टालता रहता है। तो रूल 2 ऑफ ऑर्डर 21 उसके एग्जीक्यूशन की बात करता है कि उसको पैसा दिया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, इस केस में इसका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है हम ये समझते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान शब्दों में इसको समझाता हूँ और रटवाता हूँ। केस है मिस्टर MP श्रीवास्तव जो कि अपीलेंट हैं, अपीलार्थी हैं, वर्सेस मिसेस वीना श्रीवास्तव जो कि रिस्पोंडेंट हैं, उत्तरार्थी हैं। ठीक है, और ये केस मैंने आपको बताया AIR 1963 और SC 1193 के तहत लिया गया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, AIR 1967 और सुप्रीम कोर्ट SC 1193 के अंतर्गत लिया गया है। तो पहले अपन ने लिखा मिस्टर MP श्रीवास्तव वर्सेस मिसेस वीना श्रीवास्तव। मिस्टर MP श्रीवास्तव अपीलेंट या अपीलार्थी, मिसेस वीना श्रीवास्तव रिस्पोंडेंट या उत्तरार्थी। उसके बाद हमारे नीचे हमने लिखा रेफरेंस के सामने हमने लिखा AIR 1967 SC सुप्रीम कोर्ट 1193। ये जनरली क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पढ़े तो आप याद रखिएगा। तीसरा हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैं बता चुका हूँ इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 का रूल 2। ठीक है, रूल 2 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। So this case is based on section 47 and order 21 rule 2 of the code of civil procedure 1908। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, फैक्ट्स ऑफ द केस। बहुत सिंपल है इसके केस, ये घर घर की कहानी है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं घर घर की कहानी कैसे। मिस्टर MP श्रीवास्तव हस्बैंड, अपीलार्थी, अपीलेंट, इनकी ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मिसेस वीना श्रीवास्तव से शादी करते हैं। कब? हमारे एग्जाम के एक दिन पहले। हमारे एग्जाम की डेट क्या थी? 26 तारीख, 26 जुलाई। उन्होंने एक दिन पहले कर ली, मतलब कब कर ली? 25 जुलाई 1958। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 था, उन्होंने 25 जुलाई 1958 के तहत 1958 को शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्हें एक बच्चा होता है। बच्चा हो गया, शादी हो गया। अब मिसेस वीना श्रीवास्तव का दिमाग फिर गया, भैया वो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाई और अपने मायके, अपने पिता के पास जा करके रहने लगी, अपने पति का परित्याग करके, डेजर्ट करके उनको। तब अपीलेंट जो होते हैं, मतलब जो MP श्रीवास्तव होते हैं, वो एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, वो एक केस दायर करते हैं अपनी पत्नी के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के तहत। मतलब अपीलार्थी ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। अब जब ये वाद प्रस्तुत करते हैं, और वाद क्यों प्रस्तुत किया, वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे बिना किसी कारण के छोड़ के चली गई। भाई शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब काय को छोड़ के गई, और कोई कारण उन्होंने डिटरमाइन नहीं किया इस बारे में।
अब द सूट ऑफ अपीलेंट वॉज डिक्रीड बाय द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑन 13/3/1961। ये जो अपीलेंट ने सूट दायर किया था उसको डिक्री कर दिया किसने? डिस्ट्रिक्ट जज ने, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ने 13 मार्च 1961 13/3/1961 को इसको डिक्री कर दिया। तो अब जब उसको डिक्री कर दिया, मतलब उन्होंने हुक्मनामा दे दिया कि भैया तुम पत्नी हो, तुम जा करके उनके साथ रहो, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है। अब समझिए कहानी पलटती है यहाँ से। अभी तक के श्रीवास्तव जी गुस्से में थे, मिसेस श्रीवास्तव थी, या मिस्टर श्रीवास्तव का टाइम आया। क्या होता है, डिक्री होने के बाद, हुक्मनामा देने के बाद जो मिसेस वीना श्रीवास्तव हैं वो अपने पति को पत्र लिखती हैं कि मैं आपके साथ पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर MP श्रीवास्तव भैया गुस्सा, उनने क्या किया, वो सारे के सारे पत्र बिना पढ़े वापस करवा दिए। पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 2, उनके परिवार वाले जो होते हैं वो समझाते हैं कि चलो माफ़ कर दो, गलती हो गई, उससे लेकर के आ जाओ अपनी पत्नी को। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी लेकर के नहीं आते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक डेट बताई 13 मार्च 1961, 13 मार्च 1961, इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि ये डेट अभी दोबारा आने वाली है, ठीक है। तो परिवार वालों ने समझाया कि जा करके ले आओ, तो भैया वो परिवार वालों की भी बात नहीं माने। फिर फाइनली क्या हुआ, थक हार करके मिसेस वीना श्रीवास्तव 21 मई 1961, 13 मार्च 1961 को उन्होंने किया था। अब वो ठीक 2 महीने बाद, मार्च अप्रैल में, 21 मई 1961 में वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वापस पति के पास आ गई और अपने पति के साथ दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना करने में प्रयास करने लगी। लेकिन दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए उनके पति ने, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए उनके पति ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बार। उन्होंने कहा नहीं करना हमको। हालांकि वो असफल रहे, लेकिन फिर भी उनके पति ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब क्या होता है, सारी चीज़ें, सारी कोशिशें करने के बाद उनकी वाइफ क्या करती है, ट्रायल कोर्ट में एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट लेटर दायर करती है कि जो आपने 13 मार्च 1961, देखो अभी मैंने बताया था ना, 13 मार्च 1961 को जो आपने 1961 को जो आपने डिक्री किया था ना, उसको सेटिस्फाइड करवा दीजिए आप, है ना। मतलब मान लीजिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ उसके लिए, आप उसकी संतुष्टि करवा दीजिए, सेटिस्फेक्शन करवा दीजिए। तो जो ट्रायल कोर्ट था, विचारणीय कोर्ट था, उन्होंने उसकी बात को मान लिया और उसके लिए आदेश पारित कर दिया, डिसीजन सुना दिया कि ठीक है, द ट्रायल जज पास द ऑर्डर रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री पास्ड ऑन 13 मार्च 1961। लेकिन पति को उस चीज़ के लिए सहमति नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाई। तब अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पंजाब उच्च न्यायालय में, पंजाब हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई, जो कि निरस्त कर दी गई। पंजाब हाई कोर्ट ने भी बोला जब पत्नी रहना चाहती है साथ में तो तुमको क्या आपत्ति है। तो अब भैया मिस्टर श्रीवास्तव जी तो आग बबूला होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपीलार्थी ने अधिकार लेख के अंतर्गत अपील की और वो भी निरस्त कर दी गई। जब वो निरस्त कर दी गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद उन्होंने अपने याचिका में कुछ अपील प्रस्तुत की कि किस अपील के आधार पर वो अपने तर्क दे रहे हैं। तो उन्होंने जो अपील दी, सबसे पहली अपील क्या थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कि विचारणीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने डिक्री की संतुष्टि के प्रमाणित करने में गलती की। उनका कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट है, दोनों ने एरर कमिट किया है। किस चीज़ में? रिकॉर्डिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, बिकॉज द एक्ट्स डन बाय द रिस्पोंडेंट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी रिलेशंस लीगली। देखो पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने पत्र लिखे, पत्नी बैग उठा करके आ गई उनके पास, पत्नी ने प्रयास किया, लेकिन ये कहीं से सिद्धांतिक तौर पे लीगली ये डिसाइड थोड़ी करता है कि भैया उसने कोशिश की, या फिर ये कहीं पर भी ये थोड़ी दर्शाता है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना। ये तो नहीं बता रहा ना, उसने लेटर लिखा, हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया क्या? उसने बैग उठा के घर पे आ गई तो क्या रिलेशन बन गया हम दोनों के बीच में? ये तो लीगली प्रूफ नहीं हो पा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दैट द appellant presented by the respondent, application presented by the respondent in the court of district judge for the satisfaction of the decree was not maintainable because the appellant had never filed any application for the execution of the decree, and that, देखो वो क्या बोल रहा है कि जो अपीलेंट था उसने उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई डिक्री नहीं दी कभी। उसने ये नहीं बोला कि आपने तो हुक्मनामा दे दिया, लेकिन उन्होंने तो कभी बोले नहीं कि भैया आप इस हुक्मनामे को पारित करवाओ, उसका एग्जीक्यूशन करवाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। तथा डिक्री पारित हो जाने के पश्चात जिला जज द्वारा इस संबंध में कोई आदेश उस समय तक पारित नहीं किया जा सकता
जब तक कि अपीलार्थी द्वारा डिक्री के निष्पादन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना किया गया हो। उसका कहना यह है कि आपने तो हुक्मनामा दे दिया, लेकिन जब तक कि मैं आपको ना बोलूं कि उसको एग्जीक्यूट करवाइए, तब तक के उसको एग्जीक्यूटेड नहीं माना जाएगा। ये लीगल लॉ कहता है, ऐसा MP श्रीवास्तव जी का कहना है। अब क्या होता है, जो ऑनरेबल जजेस बैठे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बहुत सोचते विचारते हैं इसमें, और उनके जो तर्क थे श्रीवास्तव जी के, उन तर्क के एवज में अपने जवाब देते हैं। पहला तर्क जिला जज न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जो उन्होंने फर्स्ट एक वो दिया था ना कि यह कि विचारणीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने डिक्री की संतुष्टि में प्रमाणित करने में गलती की, क्योंकि उत्तरार्थी द्वारा किए गए कार्यों में विधिक रूप से संबंधों का स्थापित होना नहीं माना जा सकता है। मतलब जो उसने एफर्ट्स लगाए, उस एफर्ट से लीगली ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना। तो जजेस का कहना है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 2 के अंतर्गत वह पहली बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष बचाव में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस तरीके का फैक्ट जो आप बता रहे हो, आपने ट्रायल कोर्ट में नहीं दिया, आपने हाई कोर्ट में नहीं दिया, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हो। इस वजह से इस फैक्ट को हम सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। ये उनका पहला तर्क था। दूसरा तर्क जो उन्होंने दिया था के संबंध में उनका कहना था कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 21 नियम 2 के अंतर्गत पत्नी द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि पति डिक्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करे या विवाह विच्छेद की डिक्री ना दे। अब दूसरे में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि उनकी वाइफ ने या उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि भैया वो हुक्मनामा जो है उसको एग्जीक्यूट करवा दो, मेरी पत्नी को बुलवा दो, या हम दोनों साथ में रिलेशन में रहना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए अभी तक वो आई नहीं है तो आप प्लीज़ उसको कॉल करो। तो उनका ये कहना है कि भाई हमने तो हुक्मनामा दे दिया है, अब आपको नहीं रहना है साथ में, तो आप पहले बोलते ना कि भैया इसको कैंसिल कर दो, या तो आप तलाक के लिए याचिका दायर करते। आपने दोनों चीज़ें नहीं की। जब आपने दोनों चीज़ें नहीं की हैं तो ऑर्डर 21 ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 21 के अंतर्गत डिक्री के समाधान की व्यवस्था की गई है, जबकि ये नहीं किया गया है कि आप ये बोलो कि भैया हमें तो रहनी नहीं है साथ में। इन दोनों बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और कहा कि जो हमने आपको तर्क दिए हैं वो अस्वीकार, उनके बेसिस पे हम आपके तर्कों को अस्वीकार करते हैं, और जो अपील लगाई गई थी MP श्रीवास्तव जी की उसको अस्वीकार किया गया। फाइनली जब हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन क्या हैं, तो उसमें हम 3 पॉइंट्स का मेजर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 तथा आदेश 21 नियम 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्रों के प्रस्तुत करने की रीतियों में अंतर है। धारा 47 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों पर विवेचना होती है, जबकि आदेश 21 नियम 2 में कुछ सीमित मामलों में डिक्रियों की संतुष्टि के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख होता है। उसमें हमको सिंपली इतना लिखना है कि सेक्शन 47 प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन को और ईजी कर देता हूँ मैं। सेक्शन 47 में हम कोर्ट्स के पावर के बारे में बताते हैं। 21 और ऑर्डर 21 रूल 2 में हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के बारे में बताते हैं। दूसरा, वह प्रश्न जो कभी निम्न न्यायालयों के समक्ष ना उठाया गया हो, उच्चतम न्यायालय में पहली बार नहीं उठाया जा सकता। आप ट्रायल कोर्ट में गए, आप हाई कोर्ट में गए, आपने वहाँ पर अपने फेवर में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, आपने अपने पॉइंट्स नहीं दिए, अब आप उस पॉइंट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते। यदि आपने ये पॉइंट्स हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में दिए होते और वो उसे अस्वीकार करते, तब सुप्रीम कोर्ट में इसको एक्सेप्ट किया जाता। और तीसरा, ऑर्डर 21 रूल 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होते जबकि पक्षकारों में सहमति ना हुई हो। द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 2 ऑफ CPC डू नॉट अप्लाई एंड देयर इज नो कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। जब दो पार्टीज के बीच में कोई कंसेंट नहीं हुआ हो तो ऑर्डर 21 का रूल 2 उसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है गाइस, हमें बहुत सिंपली तरीके से इसको रखना है। कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला हमको लिखना है रेफरेंस AIR 1967 और SC 1193। तो उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट AIR के बाद हमने आपको बताया था कि रेफरेंस था इसका। सब्जेक्ट पे हम आते हैं, तो सब्जेक्ट दिस केस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 47 एंड ऑर्डर 21 रूल 2 ऑफ CPC 1908। तो तीसरा हमने बताया था क्या, फैक्ट्स ऑफ द केसेस। हमने बताया कि इन दोनों की शादी हुई स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। इनकी शादी कब हुई, हमारे एग्जाम के एक दिन पहले 25 जुलाई 1954 के बाद आए 1958। शादी से इनको बच्चा हुआ
बच्चा होने के बाद वाइफ इनकी मायके चली गई, वाइफ मायके गई तो पति ने एक सूट फाइल किया कि वाइफ गई है और हम चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के प्रत्यस्थापना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के तहत वो एक सूट फाइल करते हैं कि उनकी वाइफ बिना किसी कारण के उनको छोड़ करके चली गई। फिर बाद में बात आती है वीना श्रीवास्तव की। कोर्ट डिक्री कर देता है। कोर्ट डिक्री करने के बाद क्या करता है, वीना श्रीवास्तव इनको ये ट्रायल कोर्ट जाती हैं। वीना श्रीवास्तव वापस आ जाती हैं, पहले वापस आती हैं, वापस आके उनके साथ रहने की कोशिश करती हैं पर कोशिश असफल रहती है। असफल रहने के बाद वो ट्रायल कोर्ट जाती हैं। फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तब उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, उस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में MP श्रीवास्तव जी हाई कोर्ट जाते हैं। फिर श्रीवास्तव जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर देता है, अपील को अस्वीकार कर देता है और एट लास्ट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन। तो गाइज ये था हमारा वीडियो MP श्रीवास्तव वर्सेस वीना श्रीवास्तव के लिए। हम अपना अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट केस हमारा किस बारे में है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।